नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट हम जस्ट इससे पहले देख चुके हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पोर्शन वाइज जो है प्रश्न देख रहे हैं। जस्ट इससे पहले वाले जो प्रश्न थे, जिसमें तार्किक ज्ञान, कंप्यूटर, ये सभी प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे जो हिंदी के टोटल 20 प्रश्न आते हैं। तो टोटल 20 प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और ये प्रश्न आपके सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 और 2 गद्यांश पर आधारित हैं। तो गद्यांश आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस जो है वो अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप जो है स्फुरित नहीं होता है, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग भी चाहिए। अब इस पर बेस्ड पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। दुर्बलता के आधार पर, उत्साह के आधार पर, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, या पीड़ा या आघात के आधार पर। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। पैराग्राफ पर ही आधारित है, इसलिए मैंने पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के भी जो है वो बता दिया। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कष्ट या हानि के भेद के आधार पर उत्साह के भेद जो है वो किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? वीरता के अंतर्गत, उत्साह के अंतर्गत, युद्ध के अंतर्गत, या दान के अंतर्गत। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन उत्साह के अंतर्गत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पैराग्राफ पर यही दो केवल प्रश्न थे। तीसरा वाला प्रश्न आपका पूछा गया है, जो कि पैराग्राफ पर आधारित नहीं है, कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, धातु कहते हैं, समास कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन में बताना है आपको क्या जो है वो सही होगा। तो फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु जो है वो कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। वायव्य, ईशान, आग्नेय, या नैऋत्य। और पूछे ये चारों ही जाते हैं, तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। मैं चारों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप आसानी से जो है वो कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। इसको याद कर लीजिए। उत्तर और पश्चिम की दिशा के साथ साथ यहाँ पर आपको कोण भी लिखा देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। उत्तर या पश्चिम की दिशा पूछी जाए या कोण पूछा जाए, आप क्या कहेंगे? वायव्य हम इसे कहते हैं। थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं, जैसे उत्तर का जो ऊ है इसको लीजिए, और पश्चिम में जो पा है इसको लीजिए। ऊ और पा यानी ऊपर। पूर्व में भी होता है, पर थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ने के लिए है कि ऊपर जो है अधिकतर वायव्य में जो वाय आ रहा है, वायु आ रहा है, अधिकतर आप देखिए कि वायु ऊपर ही रहती है। थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं ईशान की। तो ईशान जो है उत्तर और पूर्व जो है उसके बीच वाले कोण को कहते हैं उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं उसे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ईशान कहते हैं, उत्तर और पूर्व। फिर बात करते हैं आग्नेय की। आग्नेय की अगर बात करें तो पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण, ये जो है इसके बीच का स्थान, इसके बीच के कोण की दिशा जो है उसे हम जानते हैं आग्नेय के नाम से। डायरेक्ट भी आप इसे क्या कह सकते हैं कि पूर्व और दक्षिण, या दक्षिण पूर्व को हम, या उसके बीच वाले कोण को हम आग्नेय जो है वो कहते हैं।
फिर आपका क्या बचा, नैऋत्य। इसकी बात करते हैं तो दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को कहते हैं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, दक्षिण और पश्चिम। वन वर्ड में आपसे ये चारों में ईशान सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बी वाला। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में आपको ईशान पूछा जाता है, उत्तर पूर्व। याद तो चारों होने चाहिए, तभी मैंने चारों बताए हैं, पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं आपका, किस रस को रसराज या रसपति जो है वो कहा जाता है? करुण रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या शांत रस को? बताना है आपको। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? किस रस को रसराज या रसपति जो है वो कहा जाता है? बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन श्रृंगार रस बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को यह संज्ञा दी गई है। छठा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तुरंत है, वैन है, गेहूं है या श्वेत है? चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको तत्सम और तद्भव उस शब्द का दोनों पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो बात करते हैं चलिए फिर आंसर की, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन चौथा वाला श्वेत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका तत्सम शब्द है। क्योंकि तत्सम का तद्भव रूप क्या होता है, यानी कि श्वेत का तद्भव रूप क्या होता है? तो सफेद होता है। यही चीज मैंने आपको कही कि तत्सम और तद्भव रूप उस शब्द का आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। सातवां प्रश्न देखते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण जो है वो है गणनावाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक, संख्यावाचक? चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात करते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में आपका ऑप्शन बी वाला गुणवाचक विशेषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है, बादशाह का स्त्रीलिंग जो क्या होगा? बादशाहत होगा, बादशाही होगा, बेगम होगा, मालती होगा? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में बादशाह का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो इजी सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं बादशाह का बेगम होता है, आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा प्रश्न कह रहा है, मंडल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक? चार ऑप्शन में बताना है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। मंडल शब्द में कौन सी संज्ञा है? बात करते हैं चलिए आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला समूहवाचक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक यही मेनली माने जाते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा भी है कि कहीं कहीं मुख्य चार भेद माने जाते हैं, पर वो टोटल आपको पांच जो है वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज, समूहवाचक जो यहाँ पर आंसर सही है, ये आखिर है क्या? यानी कि डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम कहते हैं समूहवाचक, जैसे कि कोई दल हो गया, गिरोह हो गया, इस टाइप की चीजें। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम शब्द है? अब यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से अल्प विराम छांटना है। वैसे विराम चिन्ह जितने हैं आपको सभी पता होना चाहिए, इस टाइप का प्रश्न अमूमन पूछ लिया जाता है। तो अल्प विराम शब्द इसमें से छांटना है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा? तो बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर अल्प विराम बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमा कहते हैं। जो बी वाला आपका ऑप्शन है यह अर्ध विराम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेमी कोलन कहते हैं। और जो पहला वाला है इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। इंग्लिश में हम इसे नहीं लगाते हैं, हम इसकी जगह फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा है, और ये तो आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क होता है, जिसे हम हिंदी में प्रश्न चिन्ह कहते हैं। 11 प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, इतने समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो किसी का भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका संयुक्त व्यंजन इनमें से जो नहीं है वो डी वाला है, सा जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छत्रक, ज्ञा और श्रा चारों जो है आपके होते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। वट है, आवट है, उता है, जावट है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा।
सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो आवट आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सजावट शब्द में प्रत्यय आवट प्रत्यय है। 13 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार जो है वो यूज हुआ है? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, रूपक या श्लेष? 4 ऑप्शन में छांटना है आपको, बताना है कौन सा सही होगा। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार जो है वो यूज हुआ है? तो फिर बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑप्शन एबीसीडी में पहले आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन रूपक अलंकार सही हो जाएगा। रूपक अलंकार की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ उपमेय जो है उसमें उपमान के रूप में कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और यदि बात करें इन पंक्तियों में, तो जो चरण है उनकी उपमा कमल से की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई वाचक शब्द तो है नहीं, तो रूपक अलंकार के रूप में यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 प्रश्न देखते हैं कि मैं, तू, वह, जो, जिसे और कौन शब्दों का किस संवर्ग में रखा जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं आंसर की। तो आपका बी वाला आपका ऑप्शन सर्वनाम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनाम की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का जो प्रयोग है वो संज्ञा अर्थात कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसके नाम के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैं, हम उसी की तरह यूज़ करते हैं, कोई व्यक्ति का नाम लिखा है तो मैं वहाँ यूज़ करते हैं, तू है, वह है, ये सभी। तो आपका सर्वनाम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि भारतेंदु के विद्या गुरु जो है वो कौन थे? 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वल्लभाचार्य, सरहपा या अग्रदास? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है आपका हो जाएगा। 16 प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? नीरज सक्सेना, श्रीराम वर्मा, गौरा पंत या दुष्यंत कुमार त्यागी? अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन श्री राम वर्मा बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और साथ ही साथ और एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो जुलाई 1925 में या 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भगमलपुर नगरा गांव में हुआ था। भगमलपुर नगरा गांव में हुआ था। डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के बलिया जिला भी याद रख सकते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरीक, मिलिंद या मधवा? बहुत ही ज्यादा भ्रमर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पर्यायवाची है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के जो अधिकतर एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। नहीं लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है। तो बात करते हैं चलिए फिर आंसर की, कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बता देता हूं मैं। तो भवरा होता है, भृंग होता है, मिलिंद होता है, मिलिंद देखिए सी ऑप्शन में है भी, और मधुप होता है, मधुकर होता है, चंचरीक भी होता है, बी ऑप्शन में देखिए आ गया, सिलीमुख भी होता है, और अली भी होता है, भौरा भी होता है, शलभ भी होता है, तो ए ऑप्शन भी आ गया। तो जितने भी होते हैं मैंने सब बता दिए। यहां पर आपका ऑप्शन जो रह गया मधवा रह गया, जो डी वाला ऑप्शन आपका पर्यायवाची नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 18, वागार्थ पत्रिका के संपादक जो हैं वो हैं एकांत श्रीवास्तव, ज्ञान रंजन, सदानंद शाही या नमिता सिंह? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। वागार्थ पत्रिका के संपादक बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं कौन सा। तो पहला आपका ऑप्शन एकांत श्रीवास्तव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वागार्थ पत्रिका के संपादक जो है ये है। 19 प्रश्न कह रहा है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन, अर्थ, स्वर या
मात्रा, इजी सा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आप सभी जानते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को व्यंजन कहते हैं, तो ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे अभी पूछेंगे जो कि नीचे है। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको ऊपर करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 20, हरिहर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, या बहुब्रीहि समास है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, हरिहर में कौन सा समास होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन द्विगु समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट द्विगु नहीं, आपका द्वंद्व समास जो है, बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा? इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हरिहर कई बार लगता है बहुब्रीहि होगा, कंफ्यूजन काफी इसमें क्रिएट होता है। द्वंद्व समास होता क्या है, इस चीज को समझिए, जिसमें जो दोनों शब्द होते हैं उनका समाहार जो प्रधान होता है, इसलिए वहां पर द्वंद्व होता है। एग्जाम्पल इसमें जो होते हैं तो आप देखेंगे इस टाइप से स्लैश करके लिखा रहता है, पर बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जैसे हरिहर ही हो गया, गाय बैल हो गया, दाल भात हो गया, इनमें स्लैश ये नहीं लगा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हों। तो ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास होगा। और जो ये लिखा रहता है जैसे माता स्लैश पिता लिखा रहता है तो समास विग्रह करते हैं तो माता और पिता हो जाता है, तो इसी प्रकार इसमें द्वंद्व में जो एग्जाम्पल है वो आते हैं। अन्न जल इसका एग्जाम्पल होता है, ये सभी। तो सभी हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए। 20 में से कितने प्रश्न सही हुए लास्ट में अवश्य बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। अब जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। और प्रश्न आपका है कि हिंदी जो है इसको राजभाषा का दर्जा जो है वो किस अनुच्छेद में जो है वो दिया गया था? अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 343 यानी कि 343 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न। यदि आपको नहीं पता है तो इसको सर्च कीजिए गूगल पे, देखने के बाद फिर आंसर को वीडियो के मेन कमेंट में टाइप कीजिए ताकि देखने के बाद टाइप करने मात्र से ही आपको चीज़ें याद हो जाए हमेशा के लिए। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न की प्रैक्टिस करते रहने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।